हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग। तो पिछली क्लास में हम लोग ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हॉलो स्फीयर। और अब हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिस चार्ज स्फीयर है जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, आपको याद होगा कि हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो हम उसको जो भी चार्ज देते हैं उसके इंटायर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। आपको याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये हॉलो है ध्यान रखना। पर अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए बेटा। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम उसको जो भी चार्ज देंगे उसके इंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है। ध्यान रखना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, हालांकि अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है। ध्यान रखना। पर उसके बाद जब देखोगे कि बाहर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मान लीजिए कि हमारे पास जो हॉलो स्फीयर का रेडियस r था, अगर आपको याद हो, और हमको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r इज ग्रेटर देन कैपिटल R को, तो हम एक स्फीयर इमेजिन करते थे, आपको याद होगा हॉलो स्फीयर। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर, तो हमको ध्यान रखना इसका रेडियस कैपिटल R है। फर्क सिर्फ ये है कि ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर का। तो अगर आपको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r इज ग्रेटर देन कैपिटल R पे, तो फिर से हम लोग एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, इसका रेडियस r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम आने वाला है। वो इसलिए आने वाला है क्योंकि अगर आप चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर, तो हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। गॉस थ्योरम यूज करना है तो हमको क्लोज स्फेरिकल सरफेस लेना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ लिया है इतना, हमने डिस्कस कर लिया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं करता है। तो देखिए, ये जो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को हमने जो चार्ज दिया है, दोनों को इक्वल चार्ज दिया, मान लीजिए ये चार्ज भी क्यू है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भले ही डिफरेंट है। हॉलो स्फीयर को आप जो चार्ज दे रहे हैं उसके इंटायर सरफेस पर स्प्रेड हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आपने जो चार्ज दिया उसके इंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया, पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है। और ये जो गॉसियन सरफेस है, ये या ये ध्यान रखना, इनका फ्लक्स हम निकालेंगे तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा, क्योंकि इस गॉस लॉ के स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियर है कि किसी भी क्लोज चार्ज का लिंक फ्लक्स उसके चार्ज इनक्लोज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कभी बात ही नहीं हुई है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, चार्ज इनक्लोज देखना है। तो भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, प्लीज समझिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। हॉलो में आप जो चार्ज दे रहे हो उसके सरफेस पर स्प्रेड हो रहा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आप जो चार्ज दे रहे हैं उसके इंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी चार्ज इनको सेम है। इसलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो सॉलिड स्फीयर की वजह से भी सेम एक्सप्रेशन आने वाले पिछली बार की तरह ऐसा। आपको याद हो, चेक कर लीजिए प्लीज। हॉलो स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है, ध्यान रखना, और सरफेस पर ये भी पिछली बार के सेम आएगा, 1/2 और व्हाट अबाउट द इनसाइड? तो आपको ध्यान रखना कि अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो जीरो था बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। वो इसलिए था क्योंकि हमने बताया था कि अगर आप कोई स्फीयर बनाएंगे जिसका रेडियस r लेस देन कैपिटल R है और उसको गॉस सरफेस मानेंगे हम उसको, तो उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं है, क्योंकि हॉलो स्फीयर को आपने जो भी चार्ज दिया है उसके सरफेस पर आ गया, अंदर चार्ज ही नहीं था। चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, फ्लक्स जीरो था। पर अगर सॉलिड स्फीयर के केस में हम बोलेंगे हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस r लेस देन कैपिटल R है, ये स्फीयर में ड्रॉ किया, तो ये कुछ चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी डिस्टेंस r लेस देन रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर कैपिटल R, तो हमने r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ किया, वो कुछ चार्ज इनक्लोज कर रहा है, और इसीलिए सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा। इस बार E इनसाइड जो होगा इट्स नॉट जीरो, उसकी कोई वैल्यू आएगी। तो सिर्फ यही डिफरेंस है। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम आने वाली है जैसे हॉलो स्फीयर के केस में आई थी, पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, ये डिफरेंस है, तो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा हमको इंट्रो तो लिखना पड़ेगा, और इंट्रो में हम लोग ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है पिछली बार की तरह, जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसको हमने Q चार्ज दिया जो उसके इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है। ये हमको तो लिखना ही पड़ेगा, तो प्लीज आप लिखिए। स्टार्ट करता हूं मैं। कंसिडर ए सॉलिड, कई बार नॉन कंडक्टिंग मेंशन नहीं रहता है, लेकिन ध्यान रखें नॉन कंडक्टिंग। कंसिडर ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of a radius capital R. Suppose a charge Q is given to this sphere which is uniformly spreaded over its volume. इसको लिखना पड़ेगा आपको। फिर कितनी बार हम लोग फिर से दो पार्ट करेंगे। पार्ट 1 लिखना है। नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड outside the sphere. Electric field outside the sphere. R is greater than capital R. ये पहला पार्ट है। प्लीज लिखिए। लिखिए बच्चे लोग। तो हम एक एक करके पार्ट करते हैं बेटे लोग। जिन लोग नहीं लिख पाए हैं उसको प्लीज पॉज करके लिखिए। तो पहले हम लोग आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पिछली बार देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। ये सॉलिड स्फीयर है। हमने इसको जो भी चार्ज दिया है वो उसके एंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। ठीक है। और हमको इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस R को। वेरी क्लियरली R जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हमको सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जितने डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, उतने रेडियस का हमने एक स्फीयर इमेजिन किया है और उसको गॉस सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना है, ये हमने स्फीयर इमेजिन किया और फिर उसके बाद हम लोग उसको गॉस सरफेस मान लेंगे। तो ये पिछले डेरिवेशन से सिमिलर है बच्चे लोग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। ये स्फीयर है। फॉर्मेलिटी जब हमने इसको ds कहा, ये वेक्टर ds हो गया बेटे और ये वेक्टर e हो गया। राइट, ये आपको ध्यान रखिए। पॉइंट P है। तो हम लोग पिछली बार के थोड़ा इंट्रो लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे, इमेजिन a concentric sphere. Imagine a concentric sphere of radius R. In bracket R is greater than capital R. और फिर इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई क्लोज सरफेस स्फेरिकल है तो उसका फ्लक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो phi equal to E into 4 pi r square, है ना। हम पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट किया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this spherical Gaussian surface ये होगा phi is equal to E into 4 pi r square। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। हम लोग ऐसा कर चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लिखते हैं phi is equal to q upon epsilon 0। क्वेश्चन नंबर 2। और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 हम लिखते हैं E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon 0। and therefore यहाँ जगह नहीं है बेटा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। and therefore आप लिखोगे E is equal to 1 by 4 pi r square को राइट हैंड साइड से लेके आ गए हम लोग into q upon epsilon 0।
आर स्क्वायर और एप्सिलॉन को इंटरचेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन, तो ई इक्वल टू हो गया 1/4 एप्सिलॉन क्यूब ऑन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है जो पिछले डेरिवेशन से बिल्कुल मैच करता है। हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इतना ही मिला था, प्लीज नोट कीजिए। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि इस स्टेप की जरूरत नहीं है, ना लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम एक्सप्रेशन आया इसमें, पर हम लोग इसको 4 डिजिट टर्म में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, बी केयरफुल। तो आपको देखेंगे इसको डिफरेंस ये आ जाएगा अभी, ये हॉलो स्फीयर में हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया था हम लोग ने, पर इस बार चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम में स्प्रेड हुआ है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब डेरिवेशन आपको एग्जाम में आएगा, उसमें मेंशन हो कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो छोटा सा चेंज और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर मेंशन हो तो ध्यान रखना, ये देख रहे हैं, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेंशन है तो लिखना है आपको ना। आप लिखते हैं ये भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, और स्फीयर का जो वॉल्यूम है सॉलिड स्फीयर का वो 4/3 कैपिटल आर क्यूब, विच एम्प्लाइज Q is equal to, so Q is equal to हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो। इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 मान लेते हैं इसको। तो हमने क्या पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो आपको मिलने वाला है E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q के प्लेस में पुट किया हमने 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अगर कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं तो आप प्लीज कैंसिल कर सकते हैं। हमको टी का एक्सप्रेशन मिल गया जो कि आपका पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल बेटा, तो ये बचेगा हमारे पास रो कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन रो स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर है। चलिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, घर में इसके बारे में सोचिए, थिंक अबाउट इट। आर स्मॉल आर वेरिएबल है लेकिन कैपिटल आर कांस्टेंट है, थिंक अबाउट इट। नोट करें प्लीज को। हो गया भाई। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। पार्ट 1 में निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। द सेकेंड पार्ट इज पार्ट 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the sphere, charge sphere on the surface of the charge sphere, R is equal to capital R। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, बिल्कुल आसान है पिछले डेरिवेशन की तरह, सिर्फ हमको स्मॉल r की कैपिटल R लिखना है। तो आप लिख सकते हो ऑन दी सरफेस, या लिखिए एट एनी पॉइंट जस्ट आउटसाइड, ये बेटर वर्ड है, एट एनी पॉइंट जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, R is equal to capital R, so capital R, so electric field on the surface, on the surface of the sphere, हम लिखेंगे E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon, आपको याद है बाहर स्मॉल r स्क्वायर था बेटा, यहाँ पे स्मॉल r के प्लेस पे हमको कैपिटल R पुट करना है। ये एक्सप्रेशन आता है। This is the expression for the electric field on the surface of the sphere, surface। सिर्फ यहां पर स्मॉल r के प्लेस में हमने कैपिटल R
पुट कर दिया। एंड अगेन आप देखिए हम पुट कर सकते हैं फिर से, मान लीजिए इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, है ना, 4 मान लीजिए, सॉरी 1 and 2 सॉल्व करें, फिर समझ सकते हैं। नाउ अगेन हम लोग अगर चार डेंसिटी मेंशन है तो आप लिख सकते हो नाउ पुट Q इज इक्वल टू इन इक्वेशन 4, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल सकता है बेटा इंटेंसिटी के टर्म्स में, और ये होगा E सरफेस इक्वल टू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q के प्लेस में पुट किया अपन ने बेटा, Q के प्लेस में पुट किया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल होता है, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E सरफेस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू होगा बेटा रो कैपिटल R, और 3 डिनोमिनेटर में आ गया और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे हम लोग बाहर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की वजह से कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन रो R/3 एप्सिलॉन 0 जो कि स्फीयर की सरफेस पर होती है। प्लीज नोट करें। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तरह हमारे पास सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पर और बाहर सेम थी। सरफेस आउटसाइड में Q/r² था और सरफेस पे Q/R² है। हाँ, हॉलो स्फीयर में जैसे कि मैंने बताया पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा, नोट कीजिए सब लोग, नोट कर लिए सबने, जिनने नहीं किया इसको पॉज करके लिखिए। जो थर्ड पार्ट इसका है वो होगा, द थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड inside the charged sphere, so the charged sphere inside the charged sphere R is left in capital R। पिछली बार ये 0 आया था हॉलो स्फीयर के केस में, इस बार ये 0 नहीं आएगा। टर्म लिखना, तो देखिए ये हमारे पास एक गिवन स्फीयर है, हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया समझने के लिए बेटा, क्योंकि हमको एक अंदर स्फीयर बनाना है। तो ये गिवन सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल R, और हमको इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल R, और हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, ध्यान रखना, हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इतने डिस्टेंस पर। वेरी क्लियरली R जो है वो लेस देन कैपिटल R, तो हमको सेंटर से जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्फीयर के अंदर, हम उतने रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाएंगे और उसको गॉस सरफेस की तरह कंसीडर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमको सॉलिड स्फीयर के अंदर जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतने रेडियस का स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे और उसको गॉस सरफेस की तरह कंसीडर करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये हमने ड्रॉ की हुई है। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप चाहें तो ये सब बना सकते हैं। ये ds है और यहाँ पे ध्यान रखना ये वेक्टर ds हो जाएगा बेटा और ये वेक्टर e हो जाएगा, और ये है कैपिटल R। बाहर वाला जो स्फीयर ने बनाया वो गिवन सॉलिड स्फीयर है, अंदर वाला हमने इमेजिन किया जिसको हम गॉस सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चे लोग। वेरी क्लियरली ये अंदर कुछ चार्ज है ना बेटा, ड्रॉ कीजिए प्लीज। तो हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा बेटा, हम लोग इसको लिखेंगे इमेजिन ए concentric sphere of radius r is less than capital R। अब आपको ध्यान रखना है कि हमको इस स्फीयर का फ्लक्स निकालना है क्योंकि ये गॉस सरफेस है। तो डेफिनेटली अगर टोटल चार्ज Q है तो ये चार्ज Q नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा चार्ज का बाहर चला गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है उसके चार्ज इनक्लोज्ड का
1 अपॉन एप्सिलॉन जो टाइम्स होता है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, ये जो गॉसियन स्फीयर बनाया है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ध्यान रखना। तो बहुत आसान है, जो स्फीयर है उसका एंटायर वॉल्यूम है, जो गिवन स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम स्फीयर है। इनक्लोजेस charge q, therefore ये गॉसियन स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, therefore वॉल्यूम 4/3 pi small r cube will enclose charge, it will be equal to q divided by this 4/3 pi capital R cube into ये मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 pi small r cube, और देखिए 4/3 की 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास q r cube by कैपिटल R cube, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग q डैश बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली चार्ज इनक्लोज जो है बेटा वो आपका आ गया q r cube by कैपिटल R cube। तो चार्ज इनक्लोज ये बेटे लोग ध्यान रखना, हो गया सबका। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद, सो नाउ हम लिख सकते हैं इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to इस बार q dash अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है वो उसका चार्ज इनक्लोज जो है वो q नहीं बल्कि q डैश है, और q डैश की वैल्यू कितनी है बेटा ध्यान रखना, q स्मॉल q बाय कैपिटल R क्यूब है। तो हम लिखेंगे इसको और आप लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू q R क्यूब बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। हमने q डैश की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और हर बार की तरह हम लिख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू, इक्वेशन के जो भी नंबर है लिख सकते हैं, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो लिख लीजिए। ऑल्सो किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो गॉसियन सरफेस हो, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का जो फ्लक्स होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। इक्वेशन नंबर देख लेना बेटा 5 6 जो भी है उसको लिख लेना ना। ऑल्सो फाइव स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है phi इक्वल टू e into 4πr², और दोनों को इक्वेट कर लो। तो कंपेयर किया हमने, कंपेयरिंग these equations आप देखोगे e into लिख सकते हैं e into 4πr² is equal to q r cube अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ r बचेगा और 4 पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया, देखो E इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर अपॉन ये हो गया पास कैपिटल R क्यूब। चेक कीजिए प्लीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर बाय कैपिटल R। तो ये इनसाइड है सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हॉलो स्फीयर के केस में 0 आता है। ध्यान बहुत ही क्लियर है, ध्यान देखिए इधर से कि यहाँ पर E इनसाइड जो है इट्स नॉट 0 बट E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r डिस्टेंस। हाँ बाय द वे अगर आपको इसको फिर से डेंसिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख सकते हैं पुट Q इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो। तो आप लिखेंगे E इनसाइड का फॉर्मूला मिलेगा आपको, E इनसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू एक्सप्रेशन मिलेगा E इज इक्वल टू ऊपर बचेगा कितना बेटा रो r, न्यूमरेटर में बचेगा रो
स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आ जाएगा और जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 इतना आएगा रो आर। यस, दिस इज एक्सप्रेशन इनसाइड द स्फीयर। और ये इनसाइड है, इनसाइड प्लीज नोट करें। बाय द वे, अगर ये नोट करने वाली बात ये है कि अगर हम लोग सेंटर की बात करें, E एट द सेंटर, तो वो 0 है। E एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर पे R की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर E सेंटर जो होगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, सेंटर जो है वो E 0 करना है। तो सेंटर के बाहर, सेंटर से रेडियस तक E प्रोपोर्शनली आगे से R बढ़ता जाएगा, इनसाइड भी बढ़ता जाएगा। तो ये डेरिवेशन फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग इसी में छोटा सा एक पार्ट इसका लिख लेते हैं, वेरिएशन के बारे में, डिस्टेंस के साथ कैसे होगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो भी तो लिख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E with distance r, with distance r बहुत ही क्लियर है, आप देख सकते हैं E इनसाइड जो है हमने देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r है, एंड जो E आउटसाइड है, E आउटसाइड है वो E आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर है। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ मुश्किल बात नहीं है, पर हाँ हॉलो स्फीयर से थोड़ा डिफरेंट जरूर है। अगर आपको याद हो, हॉलो स्फीयर में सेंटर से लेके रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था हमने, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे कि सेंटर से लेके रेडियस तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है बेटा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है। हाँ, यहाँ पे लोग डिस्टेंस R लेते हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर से लेके रेडियस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनली बढ़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, क्योंकि E आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर है, जबकि E इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R है। ये आपको ध्यान रखना प्लीज। और ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू थी रो आर, आई थिंक चेक कर लेना है, रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, प्लीज नोट करें इसको। तो ये डेरिवेशन फिनिश हो गया है, गॉस लॉ फिनिश हो गया बच्चे लोग। हम लोग एक छोटे मोटे से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है पॉज करके लिखिए। सॉलिड चार्ज स्फीयर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है जो अपन करते हैं, प्लीज आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज क्वेश्चन लिखिए सब लोग। क्वेश्चन लिख लो बेटे लोग सब लोग फटाफट। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze plus Ze surrounded by uniform density of negative charge up to a radius capital R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at distance R from the nucleus? और distance R कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कैपिटल R से, एटम के रेडियस से, वो मैं बताता हूँ। प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे लोग आप सब लोग जानते हो कि ये जो एटम है आज की डेट में ये गलत हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा कि रदरफोर्ड एटम मॉडल के पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, वो शायद यही मॉडल है कि जिसमें ये कहा गया था कि न्यूक्लियस में पूरा एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, और जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्बिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वाटरमेलन मॉडल कुछ लोग बोलते हैं इसको, कि इसमें उन्हें कहा गया था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे एंटायर एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम सब जानते हैं आज की डेट में ये मॉडल फेल हो चुका है, एक गलत मॉडल था। आजकल आप लोग रदरफोर्ड एटम मॉडल और बोर्स एटम मॉडल पढ़ते हैं,
पर अगर इस एटम को मॉडल को सही मान लिया जाए कि एक एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे एटम के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमको उसके अंदर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। आप देखिए ध्यान से कि एक एटम जो है उसके अंदर प्लस जेडी चार्ज है न्यूक्लियस पर, और माइनस जेडी चार्ज पूरे इंटायर एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अंदर प्लस जेडी चार्ज भी है, माइनस जेडी चार्ज भी है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप एटम के बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जीरो आएगा। वो जीरो इसलिए आएगा क्योंकि आप देखिए भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, पर अगर मानिए आप एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करें इस एटम के बाहर, मतलब हम लोग यहाँ पे यहाँ इस इतने रेडियस के स्फीयर हम लोग ड्रॉ करें आउटसाइड में निकाल के बेटा, तो वो प्लस जेडी और माइनस जेडी दोनों चार्ज को इनक्लोज करेगा। तो देयरफॉर अगर आप एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक स्फीयर इमेजिन करते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ग्रेटर हो, तो वो स्फीयर पूरा चार्ज इनक्लोज करेगा। देयरफॉर नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, इसलिए आउटसाइड पे और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एटम के अंदर, तो एटम के अंदर अगर मान लीजिए हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस कैपिटल आर से कम है, तो वो एंटायर पॉजिटिव चार्ज तो इनक्लोज करेगा पर पूरा एंटायर नेगेटिव चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा। कॉन्सिक्वेंटली जो नेट चार्ज इनक्लोज होगा वो जीरो नहीं होगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर इसका हम सोल्यूशन लिखना चाहें, सोल्यूशन आप लिख सकते हो कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में निकालना है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आउटसाइड। तो ये एटम है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका न्यूक्लियस है जिसपे प्लस जेडी चार्ज है, और माइनस जेडी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके एंटायर वॉल्यूम में। तो अगर इस एटम के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया जिसका रेडियस आर, स्मॉल आर है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द एटम है। तो हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये प्लस जेडी चार्ज इनक्लोज कर रहा है और माइनस जेडी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, इसलिए नेट चार्ज इनक्लोज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज इनक्लोज जीरो है, इसलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपने लिख दिया। इस डायग्राम को बनाने की भी ऐसी कोई खास मेरे ख्याल से अगर बिना उसके भी आप लिख सकते हो, आप बना लो तो अच्छा है ना स्फेरिकल। तो हम लिख दिया पार्ट वन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर, तो लिख दिया एट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड आउटसाइड द एटम, आउटसाइड द एटम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आप लिख सकते हो इमेजिन ए स्फीयर, imagine a spherical Gaussian surface of radius r, r is greater than capital R. ठीक है, और तो this spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface encloses plus steady charge, plus steady as well as minus steady charge, minus steady charge. So net charge enclosed. So net charge enclosed. You have Q is equal to plus Z E minus Z E is equal to C. So आप लिख सकते हो E चार्ज इनक्लोज ही जीरो हो गया, सो ई आउटसाइड जो है, ई आउटसाइड यानी कि होगा ई आउटसाइड इक्वल टू सी होगा, और सरफेस पर पे यही पर होगा। अगर आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है तो भी ध्यान रखना है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, ये आ रहा है बेटा नोट करें इसको। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली अगर आप निकालोगे एटम से ई सरफेस, एटम के सरफेस पे निकालो तो वो भी जो आएगा, आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा और सरफेस पे। प्लीज नोट करें, यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेजिन, इसके पहले वर्ड लिखना चाहिए आपको, स्टार्ट किया इमेजिन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। प्लीज लिखो
जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लोग बच्चे लोग पॉज करके लिखिए। अब देखिए बच्चे लोग एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर इज लेस देन कैपिटल आर रेडियस द एटम है, तो उसके लिए हमने एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इमेजिन किया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो ये एटम है, आउटर जो स्फीयर है वो एटम है, और हमने सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए आर रेडियस का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमने इमेजिन किया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो स्फीयर है ये इंटार पॉजिटिव चार्ज तो इनक्लोज कर रहा है बेटा, लेकिन इंटार नेगेटिव चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली नेट चार्ज इनक्लोज प्लस और माइनस का सबका सम जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पर, तो हम ये निकालना चाहते हैं प्लस जेड तो पूरा चार्ज इनक्लोज कर रहा है, पर देखते हैं कि कितना माइनस चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये वाला स्फीयर जो स्फेरिकल वर्किंग सरफेस है। आप लोगों को ये लाइन नहीं खींचना है कि मैंने आपको बताया है, तो आप इसको ड्रॉप बना लेना। देखिए तो हमने स्टार्ट किया, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो आप लिखिए imagine a concentric sphere, imagine a concentric sphere of radius r in bracket less than capital R, right? तो अब देखिए हम लिख सकते हैं प्लस जेड चार्ज तो इम्पोज कर ही ना, हम लोग माइनस चार्ज की बात करते हैं बिकॉज जो पूरे एटम का वॉल्यूम है वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनक्लोजेस चार्ज नेगेटिव चार्ज इनक्लोजेस नेगेटिव चार्ज थोड़ा यहां से लिखता हूं 10 जगह नहीं बेटा प्लीज, बिकॉज आपने किया वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर जो कि वॉल्यूम ऑफ द एटम है इनक्लोजेस नेगेटिव चार्ज माइनस जेड, देयरफॉर ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब will enclose नेगेटिव चार्ज जो होगा आपका टोटल चार्ज हो गया माइनस जेड ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये बचा बेटा आपका माइनस जेड ई, यानी ये बचा आपका नेगेटिव चार्ज बचा माइनस जेड ई स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर। थोड़ा ध्यान रखना कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात की हमने, और टोटल चार्ज इनक्लोज करेंगे तो उसमें प्लस जेड ई जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्फीयर है वो प्लस चार्ज इनक्लोज भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए फिर बताता हूँ। Z R क्यूब बाई कैपिटल R। अब आ रहा होगा स्क्रीन पे बेटा बाहर। जल्दी बनाइए बच्चों को इसको, जिन लोग ने लिख पाए वो लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं। और हम लोग देखिए इसमें हम लिखते हैं नेट चार्जिंग को हो जाएगा नाउ हम करेंगे इसके बाद नेट चार्ज इनक्लोज्ड। नाउ नेट चार्ज इनक्लोज्ड नेट चार्ज इनक्लोज हो जाएगा बेटा आपका Q इज इक्वल टू प्लस जेड ई, ये तो इंटार पॉजिटिव इनक्लोज कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इनक्लोज है वो है जेड ई, यहाँ पे ई भी है जेड ई आर क्यू माइनस जेड ई आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू। हम चाहें तो इसमें से जेड ई कॉमन आ सकता है, तो बचेगा 1 माइनस आर क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इन नेट चार्ज इनक्लोज हो गया। नाउ according to Gauss law हम लिखते हैं phi is equal to charge enclosed by epsilon naught, और हमने Q की वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो Q की वैल्यू आ गई बस ZE
1 minus r cube by capital R cube divided by epsilon 0. 1 upon r cube by capital R cube. Equation number 1. और स्फेरिकल सरफेस की सब लोग जानते हैं, फिर हम लिख सकते हैं ऑल्सो फाइव इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आ गया. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया हमारे पास, जेड ई इन ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और इसको सॉल्व करेंगे तो ई, हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस फाइनल एक्सप्रेशन ही आ गया फिर. जेड ई इन ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये आंसर है बेटा. पर मैंने देखा कि किसी किसी बुक्स में यहाँ डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर हटा देते हैं लोग, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस तरह से भी किया जा सकता है. देखिए थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म लिखेंगे, तो जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज आ गया. और इसे लिखा जा सकता है ऐसे 1 बाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे आंसर आ चुका है, ध्यान रखना मुझे, पर बुक्स में शायद मैंने ये आंसर देखा, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. इतना हो गया. अब आप देखिए इस आर स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. इसे अंदर लेके जाएंगे तो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, और इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर क्यूब्स में सिर्फ आर बचेगा, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा तो आर बचेगा, माइनस आर अपॉन कैपिटल आर. ये भी एक फॉर्म हो सकता है आंसर का. तो जो भी लिखना है नोट करें प्लीज को. इस लेक्चर में आज इतनी रखते हैं बेटा. थैंक यू वेरी मच.